हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सेट एग्जामिनेशन 2013-14 जो आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था, उसके पेपर सेकंड की आज हम बात करते हैं कि उस समय पेपर सेकंड किस प्रकार से रहा था। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। द एनर्जी यूज टू प्रमोट ए बायोकेमिकल प्रोसेस इज एक्वायर्ड फ्रॉम द। एक जैव रासायनिक प्रक्रम को बढ़ावा देने हेतु प्रयुक्त की गई ऊर्जा प्राप्त होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय अनदर सेट, replacement of covalent bond by ionic bonds, formation of hydrogen bonds, breaking of hydrogen bonds। तो डियर स्टूडेंट्स, एक जैव रासायनिक प्रक्रम को बढ़ावा देने हेतु प्रयुक्त की गई ऊर्जा सहसंयोजी आबंध के एक सेट के दूसरे सेट से प्रतिस्थापन द्वारा एक्वायर्ड की जाती है। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय अनदर सेट। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। एक स्वतः अभिक्रिया में एक तंत्र की जो मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, बिकम्स जीरो हो जाएगी, रिमेन्स अनचेंज। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि एक स्वतः अभिक्रिया में एक तंत्र की मुक्त ऊर्जा जो है वो घटती है, हमेशा डिक्रीज होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1। बिल्कुल आप 1 आंसर यहाँ पर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एटीपी का एक अणु संरचनात्मक रूप से बहुत अधिक समान होता है। ए मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज स्ट्रक्चरली मोस्ट सिमिलर टू ए मॉलिक्यूल ऑफ। तो ऑप्शन में पढ़ता हूँ, अमीनो एसिड के, फैटी एसिड के, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के या आरएनए न्यूक्लियोटाइड के। तो आपको बताना है कि एटीपी का एक अणु संरचनात्मक रूप से किसके बहुत अधिक समान होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुत अधिक सिमिलर होता है एटीपी का एक अणु। बिल्कुल आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ ए कोएंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का एक भाग बनाता है? तो लाइपेज नहीं बनाता है, लाइसिन नहीं बनाता है, विटामिन B2 बनाता है और Zn++ भी नहीं बनाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोएंजाइम के लिए पूछा गया है तो आप बता देंगे कि विटामिन B2 जो है वो एंजाइम का भाग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की आगे हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ माइटोसिस इन द सेल्स ऑफ सीड प्लांट्स। निम्नलिखित में से बीजीय पात्रों में समसूत्री कोशिका विभाजन का भाग है। तो तारक केंद्र है, एस्टर है, तरकु है, विदलन खांच है। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्पिंडल्स। स्पिंडल जो होते हैं वो बीजीय पात्रों में समसूत्री कोशिका विभाजन का भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की आगे हम बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं ABCD। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है? तो हम पढ़ते हैं 1 by 1। इन मियोसिस द क्रोमोजोम्स आर रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का प्रतिकरण अंतरावस्था के दौरान होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। आपको ट्रू स्टेटमेंट छात्रना है तो पहला आपका ट्रू हो गया। और भी हम देखते हैं। द मियोटिक प्रोसेस बाय विच होमोलोगस आर पेयर्ड ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट इज कॉल्ड कियाज्मा। अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया जिसके द्वारा समजात गुणसूत्र प्रावस्था 1 में युग्मित रहते हैं कियाज्मा कहलाती है। तो गलत है, बाइवेलेंट कहलाती है। बिल्कुल ये आप गलत कर देंगे। और सी की आगे हम बात करते हैं। इन मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप एज पेयर्स ऑफ मेटाफेज प्लेट एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट सेंट्रोमियर इन बोथ डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की मध्यावस्था फर्स्ट में समजात गुणसूत्र मध्यावस्था पटलिका पर युग्मों के रूप में कतार बनाते हैं तथा काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिकाएं प्रत्येक सेंट्रोमियर से ध्रुव की ओर दोनों दिशाओं में फैलती है। तो ये वाला कथन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी भी आपका गलत हो गया। डी की आगे हम बात करते हैं। इन मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड द क्रोमोसोम्स लाइन अप 1 by 1 ऑन द मेटाफेज प्लेट एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट सेंट्रोमियर इन बोथ डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की मध्यावस्था सेकंड में समजात गुणसूत्र मध्यावस्था पटलिका पर कतार बनाते हैं तथा काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिकाएं प्रत्येक सेंट्रोमियर से ध्रुव की दोनों दिशाओं में फैलती है। तो बिल्कुल जो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा वो सत्य है। तो यहाँ पर ए और डी आप आंसर में लगा देंगे कि जो कथन ए है और कथन डी जो है वो दोनों सत्य है, बाकी बी और सी जो है वो दोनों रॉन्ग कथन है।
क्वेश्चन नंबर 7 की आगे हम बात करते हैं। द एंजाइम इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड बाय। विषाणुक प्रतिकृति हेतु आवश्यक एंजाइमों का संश्लेषण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? विषाणु राइबोसोम्स पर होता है, ऑन द वायरल राइबोसोम्स, ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वायरल मेम्ब्रेन, ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वायरल कोट बाय द होस्ट सेल। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो एंजाइम विषाणु प्रतिकृति में काम में लिए जाते हैं वो होस्ट सेल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बाय द होस्ट सेल, परपोषी कोशिका द्वारा। द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज इज टू डाइजेस्ट द बैक्टीरियल। T4 जीवाणुभोजी के लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? तो बिल्कुल ये सेल वॉल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो कोशिका भित्ति को पचाना लाइसोजाइम का काम आपका हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 की आगे हम बात करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जो प्रयुक्त ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है? एनर्जी इन द अमीनो एसाइल बॉन्ड, एटीपी, जीटीपी, एनर्जी इन कोएंजाइम ए। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर आप लगाएंगे एनर्जी इन द अमीनो एसाइल बॉन्ड। प्रोटीन दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। वे प्रोटीन जिनका उपयोग कोशिका के बाहर होना होता है का संश्लेषण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और फ्री राइबोसोम पर होता है। तो बिल्कुल उनका संश्लेषण ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स जो कि कोशिका के बाहर उपयोगित होती है उनका सिंथेसाइज होना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की आगे हम बात करते हैं। जीन्स दैट आर इनएक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टेंड टू बी बॉन्डेड टू। ऐसे जीन जो दीर्घ समयावधि तक निष्क्रिय रहते हैं वे अबंधित होने हेतु प्रवृत्त होते हैं एक दूसरे से, मिथाइल समूह से, एक्टिन मायोसिन से, न्यूक्लियोलस से। तो बिल्कुल मिथाइल समूह से वो बंध बना लेते हैं और इनएक्टिवेट हो जाते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय एटीन्यूएशन कैन अकर इन। क्षीणन द्वारा अनुलेखन का नियंत्रण हो सकता है, यानी एटीन्यूएशन द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन है वो किस में पाया जाता है? तो एटीन्यूएशन की जो मैकेनिज्म है वो आपको बैक्टीरिया में बिल्कुल आसानी से देखने को मिलेगी। तो बैक्टीरिया के अंदर क्षीणन द्वारा अनुलेखन का नियंत्रण हो सकता है। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 की आगे हम बात करते हैं। ए सिग्नल दैट इज एसोसिएटेड विद प्लांट रेस्पॉन्स अगेंस्ट हर्बीवोर्स एंड सर्टेन पैथोजेंस इज। शाकाहारी एवं कतिपय रोग जनक के विरुद्ध पादप अनुक्रिया से संबद्ध संकेत क्या कहलाते हैं? जैस्मोनेट कहलाते हैं, ब्रासिस्टेरॉइड कहलाते हैं, जिब्रेलिक अम्ल कहलाए जाएंगे या इंडोल एसिटिक अम्ल कहलाए जाएंगे। तो शाकाहारी एवं कतिपय रोगजनक के विरुद्ध पादप अनुक्रिया से संबद्ध संकेत जो है वो जैस्मोनेट कहे जाते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर याद रख लेंगे जैस्मोनेट कहे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे सेट एग्जामिनेशन में, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है उससे पढ़ाई करते हुए चलिए, बिल्कुल आपका सेट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की आगे हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज सेकंड मैसेंजर ड्यूरिंग सिग्नलिंग प्रोसेसेस। निम्नलिखित में से कौन संकेतन प्रक्रिया में द्वितीयक संदेश वाहक का कार्य नहीं करता है? तो बिल्कुल आप यहाँ पर द्वितीयक संदेश वाहक का कार्य कौन नहीं करता उसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट करता है, डेग करता है, डाइएसिल ग्लिसरॉल करता है, कैल्शियम आयन करता है। मैग्नीशियम आयन जो है वो सिग्नलिंग का काम नहीं करेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ। सिग्नल फॉर सीड जर्मिनेशन ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ। भ्रूण से बीज अंकुरण के लिए संकेत उद्भूत होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं किसके द्वारा होंगे? ऑक्सिन के द्वारा, जिब्रेलिन के द्वारा, साइटोकाइनिन के द्वारा, एब्सिसिक एसिड के द्वारा। यानी भ्रूण से बीज अंकुरण के लिए संकेत जिब्रेलिन के रूप में, बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन के रूप में ओरिजिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की आगे हम बात करते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी। स्वभावज रोधक क्षमता के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो आपको सत्य कथन छांटना है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन्स दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड आर रेडी टू फाइट एंड मोबिलाइज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। कोशिकाएं एवं प्रोटीन जो सदैव उपस्थित रहते हैं तथा संक्रमण स्थल पर संगठित होने हैं संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। इट्स कंपोनेंट अडेप्ट टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट बाय एक्टिवेटिंग
इसके संगठक संक्रमण कारकों की उपस्थिति में उत्प्रेरण द्वारा अनुकूलित हो जाते हैं। इसमें बी लसीकरणों द्वारा व्युत्पन्न प्रत्यक्ष द्वारा मध्यस्थता होती है। इसमें टी लसीकरणों द्वारा व्युत्पन्न प्रत्यक्ष द्वारा मध्यस्थता होती है। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इन्नेट इम्यूनिटी के लिए, कि इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन्स दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड आर रेडी टू फाइट एंड मोबिलाइज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, अनइक्वल और असिमेट्रिक सेल डिवीजन डिटरमाइन सेल फेट एक्सेप्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किसके निर्माण के अतिरिक्त असामान्य असमित कोशिका विभाजन कोशिका प्रारब्ध या फ्यूचर को या भविष्य को निर्धारित करता है। तो देखिए आप, तो अनइक्वल और असिमेट्रिक सेल डिवीजन डिटरमाइन करेगा सेल फेट को, किसको छोड़कर? तो जनरेटिव सेल एंड पोलन ग्रेन्स इसमें होता है, रूट हेयर्स में होता है, स्टोमेटा में होता है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू को छोड़कर आपका आंसर हो जाएगा पराग कशर में बीजाणुजनक ऊतक में अनइक्वल या एसिमेट्रिक सेल डिवीजन जो है वो सेल फेट को डिटरमाइन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की आगे हम बात करते हैं, मैच द एनिमल ग्रुप विथ इट्स क्लीवेज एम्ब्रियो। आपको एनिमल ग्रुप को बिल्कुल मैच करवाना है, उनका विदलित भ्रूण किस प्रकार का होता है। तो अधिकतम अकशेरुकी या मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो उनमें आपका ब्लास्टोला मिलता है। इंसेक्ट की हम बात करें तो उनमें आपका हो जाएगा सिंशियल ब्लास्टोडम देन सेलुलर ब्लास्टोडम। एम्फीबियंस की हम बात करते हैं तो एम्फीबियंस में मोरोला देन ब्लास्टूला। फिर हम मछलियाँ सरीसृप और पक्षी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्लास्टोडिस्क। और मैमल्स की हम बात करें तो मोरुला देन ब्लास्टोसिस्ट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ, डी में फिफ्थ और ई में थर्ड। तो बिल्कुल आप आंसर ये वाला यहाँ पर लगा लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 49 के आगे हम बात करते हैं, इन ड्रोसोफिला विच सेट ऑफ जीन्स एस्टेब्लिश्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सिग्नलिंग सेंटर ड्यूरिंग पैटर्निंग। ड्रोसोफिला में पैटर्निंग आपको पढ़नी है। ड्रोसोफिला के प्रतिरूपण में जीन्स का कौन सा समूह अगर वह पश्च संकेतन केंद्र स्थापित करता है? तो ये फिर से एक स्टैंडर्ड प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल सरफेस वाला प्रश्न है। आपको ड्रेसोफिला में अगर पैटर्न आपने पढ़ा हुआ है सिग्नलिंग पैटर्न, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाइकॉइड, हंचबैक, नैनोस और कोडल। ये जीन्स जो है वो ड्रोसोफिला के प्रतिरूपण में अगर वह पश्च संकेतन केंद्र को स्थापित करते हैं, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अरबडोप्सिस थेलियाना भी अपने कोर्स में है। तो अरबडोप्सिस में निम्नलिखित में से कौन सा जीन बाह्य दलों को सहपत्रों में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? बाह्य दलों को सहपत्रों में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एप्टेला 1 जीन जो है वो बाह्य दलों को सहपत्रों में रूपांतरित कर देता है, एप्टेला 1 जीन। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि पादपों में दीप्तिकालिता का अभिज्ञान करने वाला ग्राही क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखिए, द रिसेप्टर दैट डिटेक्ट्स फोटोपीरियड इन प्लांट्स इज ए सेंसरी सेल, सेंसरी ऑर्गेनेल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेशियम आयन। तो बिल्कुल वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन अणु होता है, जो कि पादपों में दीप्तिकालिता को अभिज्ञान करने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, मूलदाब विकसित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट मिनरल्स इनटू रूट सेल्स, एवोपरेट वाटर इन द लीव्स, कंडेंस वाटर इन द जाइलम, क्रिएट सक्शन इन द जाइलम। खनिजों के मूल कोशिकाओं में सक्रिय अभिगमन हेतु मूलदाब का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 वाला, कि मूलदाब का उपयोग कौन से प्रोसेस के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की आगे हम बात करते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो आपको मैच करना है यहाँ पर कि जो कोडिन है वो कहाँ से प्राप्त होती है। फर्स्ट में आपका आ जाएगा कोडिन जो है वो पेपर समनिफेरम से मिलती है। स्कोपोलेमाइन ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो स्कोपोलेमाइन जो है वो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर स्कोपोलेमाइन की हम बात करते हैं। कोडिन जो है वो पेपर सोमनिफेरम, स्कोपोलेमाइन आपका हायोसाइमस नाइगर से प्राप्त होता है। विनब्लास्टिन की हम बात करें जो एंटी कैंसर ड्रग है वो आपकी मिल जाएगी यहाँ पर थर्ड में। अगर हम देखें तो कैथेरेंथस रोजियस ए आ जाएगा।
और सैंगुइनरिन की हम बात करते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में आपका आ जाएगा इश्चेल्स्टोल्जिया कैलिफोर्निका, ये आ जाएगा फोर्थ में। और कोकिन की हम बात करें तो वो आ जाएगा एरिथ्रोजाइलिन कोका। तो बिल्कुल आपका आंसर आप देखेंगे तो सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट में बी, सेकंड में डी, थर्ड में ए, फोर्थ में ई और फिफ्थ में सी। तो अच्छा प्रश्न है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक दैहिक उपार्जित प्रतिरोधकता को अभिप्रेरित करता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट इंड्यूसिंग कंपाउंड। तो आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो दैहिक उपार्जित प्रतिरोधक को अभिप्रेरित करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन द रेस्पिरेटरी सेंटर इज फाउंड। ब्रेन के कौन से पार्ट में रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है? तो बिल्कुल हिंड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये प्रेजेंट होता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ताप नियमन के संबंध में उच्च स्तनीय होते हैं। तो ताप नियमन के संदर्भ में अगर अपन देखें तो जो आपके उच्च स्तनीय हो जाएंगे वो हो जाएंगे एंडोथर्मिक, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट लगातार बना रहता है। अंतःतापी हम इनको बोल देंगे, एंडोथर्मिक हम इनको यहाँ पर बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। द येलो स्पॉट ऑफ रेटिना इज कॉल्ड। रेटिना का येलो स्पॉट क्या कहा जाता है? तो कैनालिस सेंट्रलिस, कॉर्पस लूटिया, फोविया सेंट्रलिस या मैक्यूला लूटिया। तो बिल्कुल मैक्यूला लूटिया वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की आगे हम बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइलेंट म्यूटेशन। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू। साइलेंट म्यूटेशन के लिए कौन सा जो कथन है वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा कथन ट्रू है। ए है हमारे पास 1 है, अपभ्रष्टता के कारण अमीनो अम्ल परिवर्तित नहीं होगा। बिल्कुल ये एक सत्य कथन है। फिर बी, जीवों की बहुरूपता में घटित होते हैं। बिल्कुल ये भी सत्य कथन है। त्रिकूट के द्वितीय न्यूक्लियोटाइड से संबंधित होते हैं, ये गलत है। जाति के वैशिष्ट्यों के डीएनए अनुक्रम की परिवर्तन में योगदान देते हैं। तो बिल्कुल ये भी सत्य है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल आप लगाएंगे ए, बी एंड डी। फोर्थ वाला आंसर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन रिजल्ट्स इन। रॉबर्टसोनियन स्थानांतरण का परिणाम होता है ब्रिज ब्रेकेज, फ्यूजन ब्रिज चक्र, रिंग क्रोमोसोम, लेगार्ड्स, गुणसूत्र संख्या की न्यूनता। तो बिल्कुल रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। द बेसिक मिनिमल स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ। परिवर्तनशील तत्व की आधारभूत न्यूनतम संरचना होती है। तो परिवर्तनशील तत्व की आधारभूत न्यूनतम संरचना क्या होती है? पहला ऑप्शन है प्रतिकृति, उत्पत्ति स्थल एवं अनुक्रमित पुनरावृत्ति श्रृंखला। ट्रांसपोजेज एंजाइम हेतु जीन एवं अनुक्रमित पुनरावृत्ति श्रृंखला। जीन फॉर एंजाइम ट्रांसपोजेज एंड द इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस। तो बिल्कुल जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उनमें मिनिमल स्ट्रक्चर में ट्रांसपोजेज एंजाइम हेतु जीन और अनुक्रमित पुनरावृत्ति श्रृंखला पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 31 की आगे हम बात करते हैं। द वर्म दैट कॉजेज फाइलेरियासिस एलिफेंटियासिस इन ह्यूमन इज। तो बिल्कुल वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, एलिफेंटियासिस का कॉजिंग एजेंट है। ए स्पेसिमेन यूज्ड बाय एन ऑथर और डेजिग्नेटेड एज द नोमेनक्लेचर टाइप इज कॉल्ड। एक लेखक द्वारा प्रयोग के लिए नामकरण के प्रारूप चिन्हित किए गए प्रतिदर्श को हम क्या कहेंगे? तो बिल्कुल आपका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा, उसे हम होलोटाइप के नाम से जानेंगे। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर आप होलोटाइप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। एस्करिस इज। एस्करिस क्या होता है? तो एस्करिस हमने पढ़ा है सूडोसिलोमेट है। प्लेटिहेल्मिंथेज के सदस्य एसिलोमेट होते हैं और सबसे पहली ट्रूसिलोम एनेलिडा के अंदर दिखाई देती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर लगा लेंगे सूडोसिलोमेट। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। ए रेयर स्पीसीज इज। विरल जाति वह है। अब आपको विरल जाति की यहाँ पर परिभाषा बतानी है। ए स्मॉल पॉपुलेशन दैट इज नॉट एट प्रेजेंट एंडेंजर्ड और वल्नरेबल बट आर एट रिस्क। बिल्कुल यही परिभाषा आपकी राइट हो जाएगी, फर्स्ट वाली। कम संख्या वाली समष्टि जो वर्तमान में संकटापन्न अथवा अति संवेदनशील नहीं हो परंतु जिन्हें खतरा हो। क्वेश्चन नंबर 35 के आगे हम बात करते हैं।
द फॉस्फोरस साइकिल इज अनयूजुअल बिकॉज इट इज एंटायरली, फॉस्फोरस चक्र अपराइक होता है क्योंकि यह पूर्ण रूपेण होता है। तो पूर्ण रूपेण ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है, तो अवसादी चक्र होता है। तो हम यहाँ पर आंसर थर्ड वाला लगा देंगे, हमारे लिए आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 की आगे हम बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द वर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सत्य है। वुडलैंड्स आर इकोसिस्टम्स इन विच द क्राउन्स ऑफ ट्रीज फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस कैनोपी। तो ये जो कथन हो जाएगा वो गलत कथन है। Shrublands are ecosystem in which shrubs forms a fairly continuous canopy several meter above ground। बिल्कुल ये सत्य है। Scrublands are ecosystems in which grasses and forbs forms a continuous canopy। ये गलत है। तो यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा वो बी ओनली हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल बी। क्षुप भूमि वे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनमें क्षुप मिलकर भूमि सतह से कई मीटर ऊंचाई पर एक निरंतर वितान बनाते हैं। तो केवल बी आपका आंसर हो जाएगा। एसिड प्रेसिपिटेशन किल्स फिश बाय कॉजिंग द रिलीज ऑफ। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न था कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो मछलियों की मृत्यु हो जाती है, तो वो कौन सा आयन रिलीज करती है। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे, उस आयन का यहाँ पर नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम आयन, जो कि उनकी गिल्स को चोक कर देता है और इस एल्यूमिनियम आयन की वजह से फिर वो मर जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं। स्मॉल पार्क्स टेंड टू सपोर्ट ओनली। तो के सेलेक्टेड आर सेलेक्टेड क्लाइमेक स्पीसीज स्मॉल नीचेस। तो बिल्कुल ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज का गुण हो जाएगा। स्मॉल पार्क्स टेंड टू सपोर्ट ओनली, लघु उद्यानों की प्रवृत्ति प्रोत्साहन प्रदान करती है, केवल आर चयनित प्रजातियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 39 के आगे हम बात करते हैं। द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर एवोल्यूशन स्टेट दैट्स। आणविक विकास के न्यूट्रल सिद्धांत का कथन है अधिकतर आणविक अंतर उदासीन होते हैं तथा आनुवंशिक विचलन इन उदासीन युग्म विकल्पों पर क्रिया कर विकास करते हैं। मोस्ट मॉलिकुलर डिफरेंसेज आर न्यूट्रल एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्ट्स ऑन न्यूट्रल एलील्स एंड लीड्स टू एवोल्यूशन। बिल्कुल ये सही कथन है और आणविक विकास का न्यूट्रल सिद्धांत को परिभाषित भी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं। मैच द पीरियड्स विथ इराज। आपको मैच करना है। तो क्वाटरनरी टर्शरी जो है वो आपके सिनोजोइक इरा में आ जाएंगे। क्रिटेशियस जुरासिक ट्राइसिक जो है वो आ जाएंगे आपके मिजोजोइक में। और पर्मियन कार्बोनिफेरस डिवोनियन सिल्यूरियन ऑर्डोविशियन कैम्ब्रियन आ जाएंगे आपके पेलेजोइक में। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर फर्स्ट वाला ही लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के आगे हम बात करते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट मॉलिकुलर क्लॉक। आणविक घड़ी के संबंध में क्या जो है वो सत्य है। तो इट शोज द पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, शोज द ओरिजिन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट मूव्स एट डिफरेंट रेट्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, इट मूव्स एट कांस्टेंट रेट फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये विभिन्न प्रोटीन के लिए विभिन्न दर से गति करती है। सिंपैट्रिक स्पेशिएशन अकर्स अमंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू। जो सिंपैट्रिक है तो वो स्पेशिएशन क्यों होता है, जियोग्राफिकल सेपरेशन की वजह से नहीं, लिविंग टुगेदर, ओरिजिन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर नहीं, नहीं लिविंग टुगेदर। तो बिल्कुल एक साथ रहने से सिंपैट्रिक स्पेशिएशन पाया जाएगा। मैच द मार्कर्स यूज्ड इन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन विथ देयर एग्जांपल्स। तो आपको मैच करना है। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स के लिए यहाँ पर हो जाएगा ग्रेन कलर। बायोकेमिकल मार्कर्स, आइसोजाइम स्टोरेज प्रोटीन। साइटोलॉजिकल मार्कर्स, जी बेंडिंग। मॉलिकुलर मार्कर्स, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा नंबर 2। मैच द ऑर्गेनिज्म विद द पॉल्यूटेंट्स विच आर रिमूव्ड बाय देम बाय फाइटो एक्सट्रैक्शन। यानी फाइटो एक्सट्रैक्शन, प्लांट्स के द्वारा हम पॉल्यूटेंट को हटाएंगे तो कौन सा प्लांट कौन से पॉल्यूटेंट को हटाने में काम में लिया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल हेलियंथस एनुअस की हम बात करें, सनफ्लावर की हम बात करें तो बिल्कुल ये ऑर्सेनिक को हटाता है। सेलिक्स विमिनेलिस या विलो की बात करें तो ये कैडमियम को ही हटाता है।
ब्रेसिका जेंसिया मस्टर्ड लेड के लिए, बीटा वल्गेरिस साल्ट के लिए। तो बिल्कुल 1 2 3 4 आप क्रम से इसका आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 के आगे हम बात करते हैं। विच सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स के लिए कौन सा जो सेट है वो ट्रू है। दिस डिटेक्ट एंड मेजर शुगर्स प्रोटीन्स हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही कथन है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। दिस डिटेक्ट पोल्यूटेंट इन अबायोटिक कंपोनेंट एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है। दिस डिटेक्ट टॉक्सिन्स इन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, बिल्कुल सही है। दिस एस्टिमेट हीमोग्लोबिन ब्लड, ये नहीं है। तो ABC आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बायोसेंसर्स के लिए। इथेनॉल इज जनरली प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ। इथिलीन जो है वो किसकी मदद से बनाया जाता है। इथिलीन साधारणतया सैक्रोमाइसिस सर्विसी के द्वारा बनाया जाएगा, जिसको हम ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल ब्रीवर्स यीस्ट आप याद रखेंगे, सैक्रोमाइसिस सर्विसी से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये 1000 गुना ज़्यादा होती है, 1000 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जैविक कार्य क्या है। तो बिल्कुल आप डायरेक्ट देखेंगे, प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया फ्रॉम फॉरेन DNA सच एज वायरल DNA। तो बिल्कुल बैक्टीरिया के द्वारा ये निकाले जाते हैं, तो ये इसका काम हो जाएगा कि ये वायरल DNA से फॉरेन DNA, प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया फ्रॉम फॉरेन DNA, जैसे वायरल DNA से बैक्टीरिया के DNA की ये रक्षा करता है। 49 के आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग अक्षत कोशिकाओं में उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रमों को संशोधित करने हेतु होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट इन इंटैक्ट सेल्स। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें हम फिश टेक्निक का उपयोग करते हैं कि किस तकनीक का उपयोग अक्षत कोशिकाओं में उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रमों को संशोधित करने हेतु होता है। फिश टेक्निक में फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है ये फिश, आप यहाँ पर याद रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 50 के आगे हम बात करते हैं। द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज ऑफ रोजालिन एंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस एच एफ विल्किंस शोड दैट। तो इनकी स्टडी क्या शो करती है। तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं कि DNA इज ए हेलिक्स ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। DNA एक समान व्यास की कुंडलिनी संरचना होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सेकंड वाला, DNA एक व्यास की कुंडलिनी संरचना होती है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स 50 प्रश्न जो है ये पूछे गए थे 2013-14 वाले सेट एग्जामिनेशन में। आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए। हो सकता है कि कोई प्रश्न पुनः रिपीट हो जाए या आंसर में से प्रश्न बनाकर वो आप लोगों से पूछ ले। इसका थर्ड पेपर भी मैं बहुत जल्द करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।